पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत को स्पेस की दुनिया के अंदर एक तारीखी कामयाबी मिली है, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 मिशन 2 बार नाकामी के बाद तीसरी मर्तबा कामयाबी से चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया। चांद के सतह पर इस तरह की लैंडिंग को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। चांद का साउथ पोल पर वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, यह इंतहाई ठंडा और अंधेरे से भरा हुआ है। जब तक अनएक्सप्लोर्ड है, किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। एस्ट्रोनॉट का मानना है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से पानी अभी भी जमी हुई हालात के अंदर मौजूद हो सकता है। इसके अलावा कई कीमती मिनरल्स की तलाश के साथ साथ चांद पर कॉलोनी बनाकर मुस्तकबिल में ये रोवर एक्सप्लोरर यानी ये चेहरे जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद हो सकती है या फिर आबाद की जा सकती है, इन्हें तलाश करेगा। ये मुस्तकबिल में मार्स तक जाने के लिए कॉलोनी के तौर पर या फिर स्टॉप के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत ने यह कामयाबी सिर्फ इतने कम बजट में के अंदर हासिल की जितने में स्पेस पर हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है। इनफैक्ट उससे भी बहुत कम पैसों में। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से रूस, अमेरिका और चाइना के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा बड़ा देश बन गया। इससे तारीखी कामयाबी के लिए भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई, जिससे हमारा देश चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश बन गया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज से लगभग 40 दिन पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से परवाज़ भरी थी, जो कि 3 हिस्सों के अंदर मौजूद था, यानी एक लैंडर, एक रोवर, एक प्रोपोजन मॉड्यूल पर मुश्तमिल था, जिसमें स्पेस के अंदर मौजूद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को इस्तेमाल करते हुए चांद पर लैंडिंग के अंदर मदद की। और इस पर खाली मिशन का मूल लैंडर मार्स 3 हॉबी लिफ्ट लंच व्हीकल के ज़रिए चांद पर उतरा, जिसे विक्रम बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। स्पेस का ये एक सफ़र, एक बेबी स्टेप है, मगर फ्यूचर के अंदर बहुत मायने और इंसान को चांद पर कॉलोनी बनाने से लेकर दूसरी दुनिया को ढूंढने के लिए भारत का यह मिशन काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अभी से इंसानों को चांद पर भेजने के अलावा सूरज के पास अपना एक रोवर भेजने को तैयारियों में मशरूफ़ हो चुका है। आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा पेलोड किसी मशीन के इंस्ट्रूमेंट वजन को कहते हैं, और चंद्रयान 3 के मिशन के अंदर भी इसके पेलोड को 7 तरह के इंस्ट्रूमेंट में लगाए गए थे, जिसमें से 4 विक्रम लैंडर में और 2 प्रज्ञान रोवर में और एक प्रोपोजन मॉड्यूल के अंदर लगा हुआ था। प्रोपोजन मॉड्यूल के अंदर लगे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सेब, जो यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि ज़मीन पर जहाँ पर ज़िंदगी आबाद है, वहाँ पर आने वाली रोशनी के अलावा वहाँ पर नज़र आने वाली इंस्ट्रूमेंट वेव का बर्ताव कैसा होता है, और फिर इसी रिकॉर्ड को ज़मीन से दूर बाकी प्लेनॉइड से आने वाली इंस्ट्रूमेंट वेव को मैच करके ज़िंदगी की खोज करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर, जिस पर चांद एक्सपेरिमेंट लगे हैं, यह 17.5 किलोग्राम वजन का है, जिसके अंदर 26 किलोग्राम का एक रोवर भी रखा हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट में से एक चांद और उसकी एटमॉस्फेयर का पता लगाएगा, जबकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम एल्सा है, जो चांद की सतह पर आने वाले ज़लज़लों या किसी बदलाव को महसूस करेगा, रिकॉर्ड करेगा, या फिर सिस्टमेटिक एक्टिविटी जो कि लैंडर के नीचे चांद की सतह पर रखा जाएगा। ये रिकॉर्ड चांद के अंदर मौजूद इसकी बनावट को जानने की काफ़ी मदद करेगा। इस लैंडर का एक इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम रामबा LP है, यह चांद पर प्लाज्मा यानी मैटर की चौथी स्टेप की स्टडी करेगा, जो कि चांद की एटमॉस्फेयर की जगह पर मौजूद है। और उससे पहले हम सिर्फ 3 स्टेप ऑफ मीटर को जानते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड, जिससे अगर गर्म करें तो ये लिक्विड के अंदर बदल जाएगा, ज़्यादा मज़ीद गर्म करें तो ये गैस के अंदर बदल जाएगा, इसको हद से ज़्यादा गर्म करें तो मीटर की चौथी स्टेट यानी प्लाज्मा के अंदर बदल जाएगा। सूरज क्योंकि हद से ज़्यादा गर्म और यहाँ पर प्लाज्मा मौजूद है, जो कि ज़मीन पर हर वक्त जज पार्टिकल के रूप में बढ़ता रहता है, लेकिन ज़मीन के इर्द गिर्द इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड कुदरती तौर पर मौजूद है, जो कि इस तरह सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से ज़मीन को बचा कर रखता है। लेकिन चांद का मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका खुद अपना एनवायरनमेंट नहीं, तो इसके ऊपर
सूरज का प्लाज्मा गिर कर इसके इन्वायरमेंट को चार्ज करके एक सतह बना देता है जिसे कहते हैं एनोस्फेयर। बिल्कुल यही काम रामभा यानी प्लाज्मा के माहौल की स्टडी करना या तीसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है कैस्टिल। यह चांद की सतह पर गर्मी के मुतल्लिक जानकारी को इकट्ठा करेगा और चांद की सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे घुसाया जाएगा। यह जानने की कोशिश करेगा कि यह गर्मी से अब तक कैसे निपट रहा है। यह डाटा फ्यूचर में इंसानों को चांद पर आबाद होने के लिए काफ़ी काम देगा। चौथा इंस्ट्रूमेंट है इसका LRA, जिसे नासा ने इसरो को भेजा। ये लेज़र रिफ्लेक्टर है। जब ज़मीन से कोई भी शख्स चांद की तरफ खास फ्रीक्वेंसी लेज़र को भेजेगा तो ये वापस इसी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ज़मीन पर न सिर्फ इंसानों को दिखाएगा बल्कि चांद की दूरी को भी बताएगा। बाकी 2 इंस्ट्रूमेंट इस 26 किलोग्राम रोवर के अंदर मौजूद हैं जिसे प्रज्ञान रोवर कहते हैं। इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो कि चांद की सतह पर मिनरल्स का तलाश करेंगे। देखिए, हर 1 मीटर से लाइट अलग अलग तरीके से इंटैक्ट करके खास किस्म की लाइट का पैटर्न बनाती है जिसे स्टडी करेगा। इस मिनरल्स या मेटल के कंपोजिशन का पता लगाया जा सकता है कि वो कौन सा। पहला इंस्ट्रूमेंट है APXS। इसमें क्यूरियम 244 रेडिएटिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो कि चांद की सतह पर रुककर अल्फा पार्टिकल एक्सरे को छोड़ेगा, जिसे चांद की मिट्टी के अंदर मौजूद एलिमेंट उन पार्टिकल से टकराकर वापस इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगा, जहां पर क्यूरियम के साथ एक छोटा सा सेंसर मौजूद है जो कि जज कर लेगा कि यह मिट्टी किन किन चीज़ों से बनी है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है LIBS। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एनर्जी लेज़र मौजूद है जो कि किसी भी मिट्टी या चट्टान के टुकड़े को गर्म करके प्लाज्मा बनाकर इसके अंदर मौजूद केमिकल्स कंपोजिशन को वापस से जुड़ने और पहले ये पता लगाएगा कि ये मिट्टी किन किन चीज़ों से बनी है और कितनी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और यही चांद की सतह पर असल खजाना मिनरल्स की खोज करके पता लगाएगा। यह रोवर सोलर पैनल से आने वाली एनर्जी को हासिल करेगा और ज़मीन पर राब्ते के लिए विक्रम लैंडर को इस्तेमाल करेगा। यानी यह अपना डाटा लैंडर को भेजेगा जो कि ज़मीन पर इंसानों तक पहुंचाया जाएगा। यह लैंडर भी सोलर पैनल को इस्तेमाल कर रहा है। इस मिशन के काम के दिन सिर्फ एक लोनर डे यानी हमारी ज़मीन के मुताबिक सिर्फ 14 दिन के हैं, क्योंकि 14 दिन बाद शदीद ठंड होती है और बेतहाशा अंधेरा होता है। लिहाजा सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से ये सोलर पैनल चार्ज नहीं हो सकते और बिना पावर के अपना कोई मिशन नहीं कर सकते। भारत का यह मिशन बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है जो कि चांद की सतह पर खोज करने की शुरुआत कर रहा है। इससे पहले मिशन जो कि रसिया और अमेरिका ने भेजे थे वो स्पेस की रेस की वजह से थे, यानी इंतहाई महंगे और बिना किसी मकसद के हासिल करने के लिए भेजे गए थे। लेकिन चंद्रयान 3 का मिशन चांद की सतह पर खोज करना और किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि वाकई कोई मकसद हासिल करने के लिए किया गया है। और इसका मकसद इंसानों को फ्यूचर में चांद की सतह पर बसना पड़े तो बजाय इसके हम ज़मीन से कोई सामान वहाँ पर लेकर जाएं, जो कि इंतहाई महंगे और मुश्किल काम है, क्योंकि ना हम चांद को ही रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके इसे रहने के काबिल एक जगह बना लें। और जाहिर है इस मकसद को हासिल करने के लिए चांद की सतह का मुकम्मल तौर पर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। भारत ने यह क्लियर किया है कि वो स्पेस यानी इस वक्त चांद पर मौजूद रिसोर्सेस को बेचने का हक रखता है और इसके अलावा नासा की तरह नई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को किसी और देश को भेजकर फ्यूचर में अरबों डॉलर कमा सकता है। 21 जून 2023 को इंडिया ने आर्टेमिस एकॉर्ड पर साइन किए और यह अमेरिका की तरफ से पेश किया गया एग्रीमेंट है जिसमें सभी मुल्कों को मिलकर अमन से चांद की सतह पर खोज करने के लिए इजाज़त दी गई और ये भी वो अपनी खोज को डाटा दूसरे मुल्कों से शेयर करेंगे, जिसके अंदर अब इंडिया भी शामिल है। अब इंडिया भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। चाइना ने भी कामयाबी से अपने मिशन चांद की सतह पर भेजे और चाइना और
रसिया मिलकर चांद की सतह पर खुद की कॉलोनी बनाने को सोच रहे थे, लेकिन चांद का फ्यूचर दुनिया में ये मुल्क लीड करने वाले फ्यूचर के अंदर चांद की सतह पर कौन आबाद होगा और उसमें उसके मिनरल्स पर किसका हक होगा और साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत कौन वहाँ पर राज करेगा, ये पैसे और खोज रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी गेम होती है, जिसके अंदर अब इंडिया भी शामिल हो चुका है। हमारे देश भारत को बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी आप सब लोग जानते हैं, आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? आपकी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।